So, good morning, friends. Last time we have to discuss the induction motor and the construction of induction motor, working principle of the induction motor, and the types of three-phase induction motor. Okay, so we have discussed the mainly two types are there. First is a squirrel cage induction motor, and second one is the स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. ओके, सो लास्ट टाइम हमने उस दोनों के बारे में कंस्ट्रक्शन और कैसा होता है उसके बारे में बात की थी, वीडियो देखे थे कि ऐसे मोटर वर्क करेगी. ठीक है, सो नाउ आपको एक स्क्रीन में हमने एक व्यू भी दिखाया है मोटर का. सो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो आपको पता है कि अभी इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर के अंदर मेनली उसके दो पार्ट्स जो होते हैं, स्टेटर एंड रोटर. ओके, तो स्टेटर के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने जो इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर आपको इंडिकेट किए हैं उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जो है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ. ये दिख रहा है, ये है हमारा फर्स्ट नंबर जो है मोटर की फ्रेम. ओके, आपको पता है कि मोटर की फ्रेम कैसे होती है कि मोटर का अंदर जो रोटर है, अंदर अंदर का जितना भी व्यू है उसको ढकने के लिए हम फ्रेम यूज करते हैं. ठीक है, और मोटर की फ्रेम ऐसे बनाई जाती है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो वो मजबूत हो. ठीक है, रग्ड कंस्ट्रक्शन हो. ठीक है, और जो आपको यहाँ पे फिन्स दिख रहे हैं, फिन्स टाइप का मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप का आपको दिख रहा है कि बीच में कट कट है. ठीक है, तो वो क्या है कि उसको मोटर के अंदर जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा हीट न पकड़ ले, उसके लिए विदाउट एनी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इनर रोटर, और मोटर का डायमेंशन बढ़ न जाए, लेकिन उसकी आसपास की फ्रेम है उसको हम ऐसे बनाते हैं कि आपका कूलिंग जो हो मोटर का वो अच्छा रहे. ठीक है, तो इसके लिए उसके जो पेरिफरी होती है उसकी आपको बॉडी दिखती है, वहां पे आपको ऐसे कट मिलेंगे देखने के लिए. ठीक है, तो उसकी मोटर की फ्रेम है. सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर जो स्टेटर होता है उसकी कोर है. आपको पता है कि स्टेटर की कोर जो सिलिकॉन स्टील से हम बनाते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर हम बाइंडिंग माउंट करते हैं, तो उसको हम स्टेटर की कोर बोलते हैं. थर्ड नंबर है रोटर की कोर. ओके, उसमें भी सिलिंड्रिकल स्टील जो होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, स्टील का बना होता है रोटर. और वो रोटर के अंदर आपको पता है दो टाइप से, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग. ओके, स्क्विरल केज के अंदर क्या करते हैं हम, जो रोटर के अंदर जो उसके स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर हम कॉपर के बार या एल्यूमिनियम के बार जो होते हैं वो डालते हैं स्लॉट्स के अंदर, पुट करते हैं और दोनों साइड एंड रिंग से शॉर्ट करते हैं स्क्विरल केज के अंदर. स्लिप रिंग के अंदर क्या करते हैं, रोटर के जो स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर हम बाइंडिंग करते हैं, और वो बाइंडिंग के जो 3 टर्मिनल बाहर निकलते हैं उसको स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, और स्लिप रिंग के साथ ब्रश जुड़ा हुआ होता है, वो ब्रश को कनेक्शन हम देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक से. ठीक है, सो वो हमारा स्लिप रिंग मोटर का कंस्ट्रक्शन है. तो यहाँ पे आपको सेकंड और थर्ड है लेमिनेटेड रोटर कोर. ओके, फोर्थ नंबर जो है वो आपका एंड रिंग एंड सील्स है. ठीक है, एंड सील्स का मतलब है कि वो दोनों तरह से ढकने का काम करते हैं मोटर को. ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है फैन. ओके, फैन का मतलब क्या है कि जो मोटर की अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट को बाहर निकालने के लिए हम फैन का यूज करते हैं. ठीक है, और वो फैन क्या करती है, अंदर की हीट खींच के बाहर निकालता है. ठीक है, तो वो फैन है. 6 नंबर का फैन का कवर है. फैन ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते, इसलिए उसको कवर भी देते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर. ठीक है, तो ये 6 नंबर है. 7 नंबर जो है आपको दिख रहा है साफ्ट. ओके, तो ये रही आपकी साफ्ट. साफ्ट का क्या काम है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में. सो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है, साफ्ट के थ्रू हम लेते हैं उसका आउटपुट. ओके, सो हमारा साफ्ट है. फिर 8 नंबर का जो है
हमारा वो 3 फेज वाइंडिंग यहाँ पे उसने दिया हुआ है। ये रहा 3 फेज वाइंडिंग का मतलब है कि जो स्टेटर के स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर हम वाइंडिंग वाउंड करते हैं, जिसको हम 3 फेज सप्लाई देंगे इनपुट में, तो वो हमारा 3 फेज वाइंडिंग है। ठीक है, फिर 9 नंबर का है टर्मिनल बॉक्स एंड 10th नंबर का है मोटर टर्मिनल। मीन्स जो इनपुट हम मोटर को देने वाले हैं, वो वायर जो इनपुट होंगे वो आएंगे, उसका वो टर्मिनल हम एक बॉक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम जो मोटर के टर्मिनल होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल है, RYB है या UVW है, क्या है। तो वो हमारा टर्मिनल बॉक्स है और मोटर के टर्मिनल्स है कि जिसको 3 फेज सप्लाई हम देंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एक मोटर का व्यू। ओके, सो अब हम एक स्क्विरल केज टाइप का आपको मोटर का व्यू यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये मेनली मान लें कि स्क्विरल केज टाइप मोटर है, लेकिन आपको स्लिप रिंग टाइप का मोटर कैसी होगी उसके लिए मैं भी एक आपको दिखाता हूँ कि भाई स्क्विरल केज के साथ स्लिप रिंग जो होती है वो कैसी होती है मोटर। तो स्क्विरल केज मोटर के लिए मेरे पास एक फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, वेट। स्लिपरिंग टाइप का जो हमारी मोटर होती है उसमें क्या होता है कि स्लिपरिंग टाइप के मोटर के अंदर हम उसके अंदर डायरेक्टली हम जो वाइंडिंग होती है, तो वो वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उस वो हम इसके अंदर ये दिख रहा है वाइंडिंग को स्लॉट्स के अंदर डाल के उसका जो वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग रोटर के अंदर जैसे ही वाइंडिंग डालेंगे तो 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे। जैसे स्टेटर के अंदर आपने वाइंडिंग डाली तो क्या हुआ, वाइंडिंग के 3 टर्मिनल आपने इनपुट में दिए हैं, सप्लाई दे रहे हो आप 3 टर्मिनल को। तो यहाँ पे भी हमारे जो रोटर है उसके अंदर भी वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग जब करते हैं तब वायर तो बाहर निकलने वाले हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी वायर बाहर निकलेंगे। तो आपको यहाँ पे हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड, इसमें आपको शायद दिखेगा स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर जो है वो कैसा है। ओके, तो ये रहा आपका स्लिप रिंग। ओके, आपको देखो ये देख रहा है, ये आपका दिख रहा है वो आपका स्लिप रिंग रोटर है। उसके अंदर क्या है, स्लिप रिंग रोटर के अंदर यहाँ पे देखो स्लिप रिंग रोटर के अंदर ये आपको दिख रहे हैं वो आपके स्लॉट्स है, देखो ये सब स्लॉट्स है। ठीक है, रोटर के स्लॉट्स है और इसमें हमने वाइंडिंग की, देखो ये वाइंडिंग की, और वाइंडिंग के ये आपको दिख रहे जो ये कॉपर की टाइप की दिख रही तीन, तीनों स्लिप रिंग्स है। ओके, क्या है, स्लिप रिंग्स। ये इसमें से जो 3 वायर बाहर निकलेंगे वो डायरेक्टली स्लिप रिंग जो 3 यहाँ पे आपको राउंड टाइप के दिख रहे हैं 3, एक राउंड दूसरा राउंड और तीसरा, वो तीनों 3 कॉपर की स्लिप रिंग होगी। और वो स्लिप रिंग्स जो है वो 1 टाइप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ही होगा, और उसमें हमने ये वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जिसके कारण अब क्या होगा, ये वायर के अंदर स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए हैं हमने वायर्स। अब उसके साथ आपको ऊपर दिख रहा है, देखो ये छोटा सा, ये हमारे ब्रशेस है। ठीक है, स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, ब्रशेस का डायरेक्टली कांटेक्ट वो स्लिप रिंग के साथ होता है। तीनों 3 ब्रश जो राउंड टाइप की जो 3 स्लिप रिंग है उसके ऊपर वो कनेक्ट होते हैं ब्रशेस। ओके, और वो ब्रश थ्रू सप्लाई हम जो वायर होता है वो हम देते हैं डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बैंक होती है बाहर, तो उसको हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत व्यू दिख रहा हो तो ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक है। देखो यहाँ पे मैं आपको राउंड कर रहा हूँ, ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक है। तो ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक आपको दिख रही है, ये 3 आपकी रेजिस्टेंस बैंक है। ये आपके एक ब्रश, दूसरा ब्रश, तीसरा ब्रश, और तीनों 3 के आउटपुट के टर्मिनल हम ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ये रेजिस्टेंस जो बैंक है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जब इंडक्शन मोटर का ये रोटर है, मान लो ये रोटर है, ये रोटर घूमेगा, जैसे ही घूमेगा तो स्लिप रिंग
जो कनेक्शन है, स्लिप रिंग तो घूमने वाली है, शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट आपको दिख रही है, तो स्लिप रिंग घूमेगी। ठीक है, स्लिप रिंग मीन्स रोटर के साथ ही है तो रोटर घूमेगा, इसलिए स्लिप रिंग घूमने का स्टार्ट करेगी। लेकिन उसके ऊपर ब्रश के कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, देखो ऐसे, तो ये घूमेगा। तो ब्रश के जो कॉन्टेक्ट है, ब्रश तो ऐसे ही स्टेशनरी कंडीशन पे है, तो वो ब्रश के साथ एक उसका कॉन्टेक्ट तो लगा हुआ होगा। तो ब्रश के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट होगा, तो जैसे ही हमारी स्लिप रिंग मोटर जो है उसका रोटर घूमेगा, तो उसके अंदर से जो हमारा करंट है, स्लिप रिंग के अंदर करंट फ्लो होने वाला है, वो हमको पता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि रोटर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और रोटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो रोटर के अंदर कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर हमने वाइंडिंग की है, और वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होने का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करंट आएगा कहाँ, बाहर की तरफ आने वाला है, फ्लो तो होगा वो करंट, लेकिन फ्लो कहाँ पे होगा, स्लिप रिंग के साथ उसका पाथ जो होगा वो खुद का पाथ स्लिप रिंग के थ्रू लेगा। इसलिए स्लिप रिंग के अंदर भी जैसे जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे करंट आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और स्लिप रिंग के साथ वो अपना करंट का जो है पाथ लेने का स्टार्ट कर देगा। और ब्रश क्या करेगा, ब्रश जो है वो करंट को कलेक्ट करेगा, करंट को कलेक्ट करके वो रेजिस्टेंस बैंक के अंदर जो है फ्लो करवाएगा। इसलिए अब उसका कनेक्शन कैसा हो जाएगा ब्रश का और पूरी मोटर का, कि मोटर के अंदर जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो उसका अब करंट का फ्लो कैसे होगा, वाइंडिंग थ्रू करंट होगा स्लिप रिंग के अंदर, स्लिप रिंग थ्रू ब्रश के अंदर, और ब्रश थ्रू हमारा रेजिस्टेंस बैंक के अंदर करंट फ्लो होगा। तो ऐसे सब तीन फेज में हमारे जो करंट है वो थ्रू रेजिस्टेंस बैंक फ्लो होने वाले हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर रेजिस्टेंस बैंक में हम क्यों फ्लो करवा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बैंक में फ्लो करवाने का कारण है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि रेजिस्टेंस बैंक के साथ उसका कनेक्शन करने का कारण होता है कि उसको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिल पाए, क्योंकि कोई भी इंडक्शन मोटर का हम बाद में टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस। रोटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, उतना स्टार्टिंग में हमको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो स्टार्टिंग में टॉर्क क्यों रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बोला था कि भाई टॉर्क तो ज्यादा ही चाहिए कभी भी मोटर को, क्योंकि वो अपनी रेस्ट कंडीशन में होती है, जब हम स्टार्ट नहीं करते हैं तो ऐसे ही वो खड़ी होती है। अब स्टार्ट करने के लिए उसको खुद को घूमना है, रोटेट होना है। सो रोटेट होने के लिए क्या करेगी वो मोटर, स्टार्टिंग में रोटेट होने के लिए उसके पास टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। सो टॉर्क ज्यादा कैसे आएगा उसके पास, कि उसके पास ईएमएफ जो हो वो भी ज्यादा हो, और प्लस उसका रोटर के रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, जिसके कारण वो मोटर स्टार्टिंग में जो टॉर्क है वो ज्यादा जनरेट कर पाए। तो स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा जनरेट करने के लिए हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक रखी। ठीक है, और वो स्टार्टिंग में अपने टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, इसलिए घूमने का स्टार्ट करेंगे। फिर हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि इसको ऐसे ही कनेक्शन में नहीं रखते हैं, क्योंकि एक बार कोई भी मोटर स्टार्ट हो जाती है, उस अपनी रेटेड स्पीड पे घूम रही है, तभी उसको इतना फिर ईएमएफ की या इतनी जरूरत नहीं होती है कि फोर्स उसको चाहिए ज्यादा। मान लो कि मैं हूँ, मैं स्टार्टिंग में दौड़ने का स्टार्ट करूंगा, तो मुझे स्टार्टिंग में एक ज्यादा एनर्जी से अपनी रन को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने दौड़ने का स्टार्ट कर दिया, फिर मेरी स्पीड आ गई, तो फिर मुझे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी मुझे स्टार्टिंग में चाहिए थी। इसलिए फिर तो मैं अपनी एनर्जी से चला पाऊंगा, खुद को दौड़ा पाऊंगा, अपनी रेटेड स्पीड जो है मेंटेन करता रहूंगा। तो ऐसे ही इंडक्शन मोटर के अंदर भी है कि वो उसने स्टार्टिंग में एक बार वो स्टार्ट हो गई, उसको धक्का एक अच्छा मिल गया, तो फिर वो अपना जो मोटर है वो रेटेड स्पीड पे घूम जाती है, बाद में उसको इतना टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वो टॉर्क की रिक्वायरमेंट इन दी रनिंग कंडीशन में हमने जो रेजिस्टेंस बैंक जो है वो सपोज हमने कनेक्ट की होती, तो क्या होता कि वो रेजिस्टेंस बैंक के कारण कंटिन्यूसली इंडक्शन मोटर के अंदर लॉसेस क्रिएट होते हैं। लॉसेस जो है कॉपर लॉस, वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, और वो कंटिन्यूसली होने के कारण मोटर जो है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन द स्टार्टिंग कंडीशन वी हैव टू पुट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक थ्रू द रोटर सर्किट। देन आफ्टर हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, बाद में हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो हमारा
जो हमारी 3 स्लिप रिंग है उसमें ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे ही वो रनिंग कंडीशन में आ जाए तो ये रेजिस्टेंस जो बैंक है वो अपना कनेक्शन मीन्स वो उसका कनेक्शन कट हो जाए, वो निकल जाए सर्किट में से। और जो हमारी ये जो क्या बोलते हैं स्लिप रिंग्स है, ठीक है, जो स्लिप रिंग्स है वो अपने आप खुद शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो कैसा कनेक्शन करना है रनिंग कंडीशन में कि स्लिप रिंग जो है वो खुद शॉर्ट सर्किट हो जाए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैंक हमारी पिक्चर में से निकल जाए जब रनिंग कंडीशन। तो ऐसा हमारा अरेंजमेंट भी मैकेनिकल अरेंजमेंट भी होता है कि भाई 90% जितनी स्पीड हो जाए मोटर की तब खुद वो रेजिस्टेंस बैंक निकल जाती है और स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मीन्स स्लिप रिंग का कनेक्शन शॉर्ट हो जाता है। अब आपको ऐसा लगेगा सर लास्ट में से शॉर्ट करने की जरूरत क्यों है? तो भाई शॉर्ट करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कभी भी ये मोटर के अंदर आपको पता है कि रोटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दी रनिंग कंडीशन में भी वो वाइंडिंग के अंदर तो करंट फ्लो होने का वो तो होता ही रहेगा। सपोज आपने जो स्लिप रिंग ओपन कर दी तो आपकी जो वाइंडिंग होगी वो तीनों तीन ओपन हो जाएगी रोटर वाली, और ओपन हो जाएगी तो उसके कारण आपका जो मोटर है, जो मोटर का रोटर है वो खुद बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा तो उसके कारण मोटर का टॉर्क जो है वो भी कम हो जाएगा और कम होते 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 जीरो हो जाएगा और मोटर अपनी धीरे धीरे वो मोटर हमारी बंद हो जाएगी। इसलिए स्लिप रिंग के साथ भी हमको क्या करना पड़ता है, एक शॉर्ट करना पड़ता है, मीन्स वो तीनों तीन स्लिप रिंग जो है वो कनेक्शन शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर करते हैं, ठीक है। वो सब हम एसी मशीन जब आपको फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता था तो अब हमने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन एसी मशीन आपको सपोज फोर्थ सेम में नहीं आता है तो डिप्लोमा में भी हमको इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट था वो मशीन के अंदर इंडक्शन मोटर है जो वो भी आ गई, ठीक है। सो हमने तब भी ये इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी अभी तो हम ये सब बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आपका इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वर्किंग और हम बोलने जाए कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है वो हमने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या था कैसे? अब हमको स्क्विरल केज एंड जो स्लिप रिंग मोटर है उसके बारे में फिर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपनी हैंड रिटन बुक है वहाँ पे मैं जाता हूँ। ये हमारी बुक जो थी उसमें हमने देखो रोटर के अंदर स्पिरल केज रोटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है स्पिरल केज रोटर, और एक हमने टॉपिक बचा था, वो कौन सा टॉपिक था अभी वो कवर कर लेते हैं कि जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो उसका रोटर होता है उसके जो स्लॉट्स होते हैं। तो मैंने आपको बोला कि वो स्लॉट्स लास्ट टाइम हमने बात की होगी कि भाई वो जो स्लॉट्स हैं उसको हम थोड़े बहुत स्क्यू रखते हैं। स्क्यू नो मतलब શું થાય? સ્ક્યુ નો મતલબ એટલે રોટરના જે સ્લોટ્સ હોય, રોટર આમ સિલિન્ડ્રિકલ સ્ટીલનું રાઉન્ડ હોય એનામાં જે સ્લોટ્સ પાડવામાં આવે, ખાંચા જે પાડવામાં આવે છે, તો એ ખાંચા કેવી રીતે પાડવામાં આવે? એને સીધા પરપેન્ડિક્યુલર જે સ્ટેટરના સીધા પેરેલલ નહીં પણ કેવી રીતે પાડવામાં આવે એને ત્રાસા પાડવામાં આવે। સ્ક્યુ નો મતલબ શું થાય? ત્રાસુ। ત્રાસા એટલે આ રીતે થોડોક એંગલ બનાવીને બનાવવામાં આવતા હોય છે સ્લોट्स। तो स्क्यू उसको हम बोलते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि हम के जो हमारे जो रोटर के स्लॉट्स हैं वो हम क्यों स्क्यू रखते हैं? तो स्क्यू रखने के बहुत सारे रीजन है, थोड़े बहुत रीजन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जीटीयू में भी पूछा जा सकता है कि भाई स्क्यू के कौन कौन से रीजन है। तो फर्स्ट, जैसे ही आप कोई भी स्लॉट्स को स्क्यू रखते हैं, ત્રાસુ રાખી દઈએ આપણે, स्लाइड्सली ऐसे थोड़ा एंगल बनाए, तो उसके कारण उसकी जो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो स्लॉट्स होंगे उसको उसके अंदर हम वाइंडिंग डालेंगे या उसके अंदर हम मान लो कि भाई कॉपर के बार्स डालेंगे, एल्यूमिनियम के बार डालेंगे, सड़ियों नाखशो एनी अंदर, बराबर है। तो उसके उसके कारण मोटर का जो जो स्लॉट्स था रोटर का, वो रोटर का स्लॉट ने हमने थोड़ा बहुत स्क्यू रखा, उसके कारण उसकी थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ गई है। और लेंथ बढ़ गई है उसके कारण क्या होगा, तो हमको एक फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला कौन सा था कि भाई जो हम
इसमें हाँ ओके, तो ये हमको दिख रहा है फॉर्मूला E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा के अंदर देखने जाएं कि भाई आपको दिख रहा है ये एक 1 मिनट, इंडक्शन मोटर। ओके, ये रहा। ओके, यहाँ पे हम एक पेंसिल टाइप का ले लेते हैं। आ गया। ओके ओके, आ गया है। अब देखो यहाँ पे स्क्यू रखने का कारण क्या है आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमने बात की थी, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। E का मतलब है इंड्यूस EMF, B का मतलब था फ्लक्स डेंसिटी, L का मतलब था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी, एंड साइन थीटा जो था वो एंगल बिटवीन द स्टेटर का जो फ्लक्स है और रोटर का जो कंडक्टर है उसके बीच का एंगल था। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैंने बोला कि स्क्यू रखेंगे, उसके कारण क्या होगा, लेंथ जो है कंडक्टर की वो आपकी उसके अंदर कंडक्टर जाएगा, स्लॉट्स के अंदर पुट करेंगे कंडक्टर, तो उसके कारण जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। और लेंथ ज्यादा होगी तो ईएमएफ जो है हमारा मोटर का बढ़ सकता है। तो ईएमएफ बढ़ जाएगा तो उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी उसका अच्छा हो जाएगा और स्टार्टिंग में जो टॉर्क है वो भी हम ज्यादा ले पाएंगे। तो एक उसका वो रीजन है स्क्यू रखने का। दूसरा रीजन जो होता है कि भाई कभी कभी बार ऐसा हो जाता है कि भाई स्टेटर के जो स्लॉट्स है वो तो डायरेक्टली ऐसे कोई हम स्क्यू ऐसे नहीं रखते हैं, डायरेक्टली ऐसे होते हैं। ठीक है, सीधे ही रखते हैं सब में जैसे स्लॉट्स होते हैं। अब रोटर का स्लॉट्स ही मान लो आपने सीधे रखे, स्क्यू नहीं किए, तो क्या होगा कि कभी कभी बार ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, सामने आ जाता है। तो कभी कभी बार मैग्नेटिक लॉकिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि कभी कभी बार मोटर है वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी बार देखना आपके घर के अंदर भी फैन होगा, वो क्या होगा, स्विच चालू करोगे तो भी बहुत दिन हो गए होंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक लकड़ी लोगे और उसको एक धक्का डालो। ठीक है, वो तो क्या है, स्टार्टिंग का अंदर थोड़ा बहुत मैकेनिकली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कभी कभी बार मैग्नेटिक लॉकिंग भी मोटर के अंदर आ सकता है। तो वो जो स्क्यू हम रखते हैं तो क्या होता है कि ये हमने स्क्यू रखे, रोटर के अंदर स्क्यू रखे और वो तो स्टेटर का सीधा ही है, तो दोनों के बीच में कभी भी सीधे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वो जोड़ नहीं पाएंगे स्लॉट्स, इसलिए हम थोड़ा बहुत रोटर का स्क्यू रखते हैं। ठीक है, स्क्यू रखने के कारण वो भी एक है। दूसरा दूसरा क्या है कि जो स्क्यू रखेंगे तो उसके कारण आपका जो रोटर है उसका लेंथ ज्यादा हो गया, रोटर के अंदर जो कंडक्टर या वाइंडिंग का, और लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी जो कंडक्टर का है वो बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कोई भी कंडक्टर का, तो टॉर्क का इक्वेशन जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो आपका स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरा रीजन स्क्यू का वो है। ओके, समझ में आ गया? स्क्यू का रीजन दूसरा क्या है, तो इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एक रीजन है कि इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको थर्ड रीजन दिख रहा है, इम्पीडेंस जो होता है कोई भी रोटर का, तो रेजिस्टेंस बढ़ा उसके कारण, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण मैंने आपको बोला लेंथ बढ़ी है रोटर की। ओके, रोटर की नहीं लेकिन रोटर के स्लॉट्स के अंदर जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ बढ़ी है। तो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इम्पीडेंस बढ़ता है, ये हमारा तीसरा रीजन है। इम्पीडेंस बढ़ता है तो रोटर का रेजिस्टेंस भी बढ़ा है, उसके कारण भी टॉर्क हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, टॉर्क बढ़ जाता है। तो ये हमारे स्क्यू करने के रीजन है। अब कितना एंगल रखना है, कितना एंगल रखते हैं हम रोटर का स्क्यू का, वो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे कि कितना एंगल हम रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना जो देखा इतना हम आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली
जो टॉपिक होगा वो हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बात करेंगे वो होगा प्रोड्यूसिंग द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। ये रहा, ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे तब हमारा ये टॉपिक होगा प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, कि जब हम स्टेटर की वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं तब कांस्टेंट वैल्यू का फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो अपने जो है रेटेड स्पीड, वो हम मानने जाए कि भाई सिंक्रोनस स्पीड से वो घूमता रहता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो कैसे घूमता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होगा, वो सब कुछ हम इस नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें हमने इतना देखा। ओके, तो आज के लिए, ये लेक्चर के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे तब ये प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर है उसके हमको तो क्वेश्चन आपको लिखने के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि मोटर के रोटर जो होता है उसको हम स्क्यू क्यों रखते हैं, स्क्यू क्यों रखते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन दूंगा कि स्क्यू रखने का कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, और स्क्यू रखेंगे तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, तो उसके बारे में हमका एक क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का वो जवाब आपको देने का है। ठीक है, एंड दूसरा जो है क्वेश्चंस, तो वो दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, कौन सा डायग्राम, ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम ऑफ द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये आपका क्वेश्चन का ये रहा आपका जो आपका आंसर्स है वो ये रहा आंसर। 1 मिनट, हाँ ये रहा आपका, ये रहा आपका आंसर। ओके, ये आपकी फिगर है, दिख रही है, ये पूरी की पूरी फिगर जो है आपको ड्रॉ करने की आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो इतना हम आज रखते हैं, नेक्स्ट हम मिलेंगे। चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।